हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो इस समय शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना में गए हुए हैं, क्वानगो जहां पे यह समिट हो रही है। इस समिट की स्थापना 2001 में 5 मुख्य देशों ने की थी, जिसमें चाइना, रशिया और कजाकिस्तान, कर्जाकिस्तान, तजाकिस्तान और बाद में उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया था। उज्बेकिस्तान की मजबूरी थी क्योंकि वो चारों तरफ कजाकिस्तान, कर्जाकिस्तान और तजाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान से घिरा हुआ लैंडलॉक्ड एरिया है। कभी ये रशिया का हिस्सा होता था, लेकिन जब ये रशिया से 15 मुल्क आजाद हुए, उनमें से एक ये था, तो इसको इसमें शामिल होना पड़ा और ये इस संघ को ज्वाइन करता है। मैं आपको बताता चलूं कि 1997 में ये जो हमारे रशिया है, 1997 में रशिया G7 का सदस्य बनता है और उसका नाम पड़ जाता है G8। G7 की स्थापना G6 के नाम से हुई थी 1975 में। 1976 में ये 6 मुल्क हो गए, 6 से 7 हो गए और ये G7 नाम पड़ गया। जब ये शुरुआती तौर पे इसकी शुरुआत हुई तो इसके जो मुख्य देश जो इसमें शामिल हुए वो था यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। लेकिन बाद में रशिया भी इसका सदस्य बन जाता है, जिसके कारण ये G8 हो जाता है। बाद में रशिया इसको छोड़ के चला गया था। रशिया जब इसको ज्वाइन कर लेता है तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो एक दूसरे की मदद करने के लिए आपस में बाध्य होती है। इसी के कारण चाइना जो है अपने आप को अकेला फील करता है और चाइना SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करता है और इसके मुख्य ये 5 सदस्य होते हैं। छठा उज्बेकिस्तान आकर मिल जाता है। 2017 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी इसके सदस्य बन जाते हैं, ये 6 से 8 हो जाते हैं। और इस समय इसकी जो मीटिंग थी ये चाइना में हो रही थी, क्योंकि चाइना जो है इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेन है, इसको चलाने वाला भी चाइना ही था। और रशिया जो है वो इस पे 2001 में आके इसका सदस्य बन जाता है। इस मीटिंग में जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जो है वो शामिल होते हैं और उधर से पाकिस्तान से ख्वाजा आसिफ खान जो है वो शामिल होते हैं। मीटिंग की जब शुरुआत हुई तो उसमें एजेंडा पड़ा गया और एजेंडे में पॉइंट था बलूचिस्तान को भारत द्वारा सहायता देने की बात लिखी गई थी। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस समय वहां पे सबसे ज्यादा गड़बड़ चल रही है। और बड़ी हैरानगी की बात है, SCO जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित की गई, उसमें एजेंडे में पहलगाम का जिक्र ही नहीं था और बलूचिस्तान का जिक्र था और वहां पे भारत को पूर्ण तौर पर दोषी बनाया गया था। हमें यह भूलना नहीं चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज डोमिनेटेड है और चाइना सरकार पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। वो पाकिस्तान को कभी छोड़ नहीं सकती। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी चाइना के दिए हुए हथियारों का और नेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। और जब इस बार मेमोरेंडम जो था वो पब्लिश होने वाला था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो कि मुख्य तौर पर वहां पे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे, उन्होंने वहां पे साइन करने से मना कर, पास नहीं हो सका, कोई डिसीजन पास नहीं हो सका। दोस्तों, जो लोग जो विद्यार्थी पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में जो कि हम भारत की अगर बात करें तो फॉरेन रिलेशंस में भारत हमें दिखाई देता है कि चारों तरफ भारत की फॉरेन पॉलिसी में भारत, हम फेल तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत पीछे रह गया। जैसा हम उससे एक्सपेक्ट करते थे, भारत फॉरेन पॉलिसीज में उतना करके नहीं दिखा सका। भारत ने अपने पुराने मित्रों को छोड़कर उसने अपनी एक अलग सी इमेज बनाने की कोशिश की कि वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ मतलब के लिए जाता है और अपना काम करके चला आता है। रूस हमेशा भारत का मददगार रहा। इस समय भी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो 2 ही देश थे जो भारत की मदद के लिए आए, एक इजराइल
मैं आपको बताता चल रहा हूं, कारगिल के युद्ध में भी इजराइल की बहुत हमारे को सहायता रही और उसी की बदौलत हम कारगिल का युद्ध भी जीत सके। बोफोर गन, जो कि बड़ा बहस का विषय बन गया था कि पैसे खा लिए, ये कर लिया, उस बोफोर गन ने बहुत कारगिल से स्थित हुई थी, बड़ी कारगर स्थित हुई थी और कारगिल को जिताने में हमें बहुत मददगार हुई। इस बार भी भारत जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अगर अमेरिका में गया, ट्रंप मोदी की बड़ी योद्धी का हम व्याख्यान करते थे, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सकी। और जब ये युद्ध विराम 4 दिन का जो युद्ध चला, 7 मई को शुरू के 10 मई को बंद होता है, इसका सारा क्रेडिट ट्रंप जी ने, जो कि इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ले लिया कि मैंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को अपने कहा कि हमने बहुत सारा बिजनेस करना है, तो इस बिजनेस की तरफ ध्यान दो, इस युद्ध में कुछ नहीं पड़ा, और उन्होंने मेरे युद्ध विराम की बात को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने इस बात के लिए बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा किया। उसका नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ शुरू कर दी। उसने उसके प्राइम मिनिस्टर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर और उनके आर्मी की खूब तारीफ की और उसने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में खून खराबा जो हो सकता था, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, और मैंने लाखों लोगों की जान को बचा लिया। यहां तक उसने भारत पाकिस्तान में कश्मीर के मसले को भी सुलझाने के लिए अपना मध्यस्थता करने का प्रस्ताव आगे रख दिया। भारत ने इस बात को झुठलाया कि ये बात गलत है, भारत इस बात के लिए तैयार नहीं था, ना ही ट्रंप ने उनको मध्यस्थता के लिए कहा था और ना ही उसने युद्ध विराम की बात की। लेकिन ना तो प्रधानमंत्री बोले, ना हमारे विदेश मंत्री बोले, जयशंकर जी बोले, तो फिर जो बात ट्रंप ने की, पाकिस्तान ने थैंक यू कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रंप कह रहा था वो ठीक था। हमने उस समय कोई इसका विरोध नहीं किया, ना इस बात को गलत ठहराने की कोशिश की। शायद हमारी कोई विदेश नीति कुछ और सोच रही थी, हमारे मंत्री कुछ और सोच रहे थे। और अब जब रिसेंटली समिट हुई कनाडा में, उस G7 समिट में जब कनाडा में हुई, तो ट्रंप बीच में ही छोड़ के समिट वापस चले गए, क्योंकि इजराइल ईरान का युद्ध शुरू हो गया था। और उसने आसिफ मुनीर, डिफेंस मिनिस्टर, जो कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर है वहां के, पाकिस्तान के जनरल है, जिसको अभी मैंने बताया कि उसको फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया है, उसको उन्होंने लंच के लिए बुलाया। कभी हो सकता है सबको छोड़ के, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, राष्ट्रपति को छोड़ के, एक डिफेंस मतलब जनरल को वो अपने पास लंच के लिए बुलाता है? उसके पीछे कई कारण रहे होंगे। और वहां से टेलीफोन मोदी जी के साथ करता है। हमारे विक्रम मिश्री, जो कि फॉरेन डेलीगेट जो थे, जो फॉरेन संबंधों को देखते हैं, उन्होंने भी जब ये 35 मिनट की मोदी के साथ बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2 टूक कहा कि आपने हमारे बीच कोई मध्यस्थता नहीं की। ये हमारी DGMO अर्थात हमारी आर्मी के दोनों ऑफिसर्स ने मिलकर पाकिस्तान और भारत ने युद्ध विराम को सिरे चढ़ाया, ना कि किसी की मध्यस्थता के कारण। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये पहले ये बात कहते तो बात बनती थी, अब आके ये बात करने से कुछ नहीं हुआ। मैं आगे बताता चलूं, अजीत डोभाल भी चाइना गए इस SCO की मीटिंग से पहले। 26 तारीख को, कल ये मीटिंग हुई है, 26 तारीख से पहले 4 दिन पहले ये चाइना में गए थे। मिलिट्री आपस में, दोनों मिलिट्री संबंध चाइना और हिंदुस्तान को रिवाइव करने के लिए, लेकिन चाइना ने कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया, क्योंकि चाइना जानता है कि भारत इस समय अकेला पड़ गया है। जिस अमेरिका को वो अपना मित्र समझ रहा था, उस अमेरिका ने भी कुछ नहीं इसको साथ दिया, और इसलिए डोभाल वापस आ गए। और इस समय SCO में राजनाथ जी ने साइन ना करके ये एक बहुत बड़ी, चारों तरफ ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि भारत अपनी रिजेंटमेंट बता रहा है कि एक तालिबान को सपोर्ट करने वाली, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उनको आप
अपने पास बिठाते हैं और भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो बलूचिस्तान की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको इस समय उठाया गया है और उठाया जाना चाहिए भी था, लेकिन आगे क्या होगा हमें देखना होगा, क्योंकि रशिया भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, जबकि हम वेट कर रहे थे कि रशिया शायद भारत की सपोर्ट में आए, क्योंकि पहलगाम का इशू, तालिबान द्वारा कत्ल किया जाना, और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराना पठानकोट का मसला है, मुंबई पर अटैक है, पार्लियामेंट पर अटैक है, ये इतनी सारी घटनाएं तालिबान भारत के ऊपर आतंकवादी कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। भारत को उम्मीद थी कि जब 7 मई को भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था और सिर्फ आतंकी अड्डों के ऊपर, आतंकवादियों के अड्डे के ऊपर ही सिर्फ हमला किया था, तो उनको था कि सारी दुनिया जो है भारत का सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहीं भटक गए हैं और जो हम चाहते थे वो हम हासिल नहीं कर सके। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइव करना होगा और इसको देखना होगा कि किस प्रकार हम इसको सुधारें, क्योंकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत कुछ संवारा जा सकता है। थैंक यू।